आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कहते हैं युवक हो युवती हो, हर किसी को अपने भविष्य की चिंता अक्सर सताती नजर आती है और इस भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी चिंतित नजर आते हैं। खास करके युवाओं को लेकर बात करें, कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट चयन को लेकर उनके अंदर कहीं ना कहीं भ्रम बना रहता है कि आखिर भविष्य में मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया तो मैं उसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं। अगर मेरी शादी हो रही है, उस लड़की से सही तरीके से होती है, उसके गुण मिलने के बाद भी मैं सक्सेस रहूंगा लाइफ में या नहीं, या फिर मैंने अपने करियर के लिए मैथ्स सब्जेक्ट ले लिया या अन्य विषय चुन लिए, ये मेरे लिए सूटेबल हैं या नहीं। ऐसे कई सारे विषय हर एक युवा के मन में, हर एक माता पिता के मन में अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब सवाल है तो कहीं ना कहीं इसके जवाब भी छिपे होते हैं। और ज्योतिष विद्या जो है, इसको लेकर यही कहा जाता है कि सिर्फ ये भविष्य दर्शन नहीं है, बल्कि इसको सही तरीके से अगर समझ लिया जाए तो ये आपके जीवन में कई सारी सुविधाएं लेकर आएगा। न सिर्फ सुविधाएं लाएगा बल्कि आपकी एक प्रसन्नता भरी जिंदगी भी आपको दे सकता है। और इन तमाम भ्रम और तमाम सवालों से सवालों के जवाब आज हम लेने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, आचार्य शेखर पांडे जी, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ज्योतिष को लेकर कहीं ना कहीं अक्सर लोगों के मन में एक भ्रम बना रहता है कि क्योंकि ज्योतिष एक सुनने में तो आम वर्ड लगता है, लेकिन जिस तरह से ज्योतिष को लेकर जो सच्चाई, जो एक फैक्ट लोगों के मन में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दूर होता दिखाई देता है और गलत सजेशन लेने के बाद लोग पछताते भी नजर आते हैं। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर ज्योतिष है क्या। मैं इसमें आपके सवाल का जो उत्तर दूंगा जी। उसमें वैदिक कल्चर या वैदिक जो शास्त्र हैं उनके एक सेंटेंस से दूंगा। संस्कृत में एक सूक्ति है, खडशु वेदांगेशु ज्योतिषस्य स्थानम नेत्र तुल्यम मतमस्ति। इसका अर्थ है, छहों वेदांगों में, चार हमारे वेद हैं और उसके 6 अंग हैं, छहों वेदांगों में ज्योतिष का स्थान नेत्र के समान है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि हमारे शरीर में नेत्र क्या करते हैं? हमारे शरीर में नेत्र देखने का काम करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? या अब यहां आप समझिए कि ज्योतिष भी यदि वो नेत्र के समान है, बोला गया है, तो ज्योतिष के माध्यम से आपको अपने भविष्य को, संभावनाओं को देखने की सामर्थ्य पैदा होती है। तो ज्योतिष को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है वो एक आडंबर के साथ प्रस्तुति है और इसमें गलती हमारी नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस क्षेत्र में नहीं हो रहा है। 7,000 साल के हमारे एविडेंस हैं। जब गैलीलियो नहीं पैदा हुए थे उसके पहले से हमारे यहाँ नवग्रहों की पूजन हो रही है। लेकिन ये जो आम आदमी है, आम समाज है, उस तक इस तरह की चर्चाएं इसलिए नहीं पहुंचाई जाती कि जो हमारे आक्रमणकारी आए वो आपकी सबसे पहले संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करते हैं ताकि आपका वजूद वही खत्म हो जाए। अब लेकिन जो ज़माना है वो कम्युनिकेशन का ज़माना है, चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि बहुत पुरानी जो वो हैं आपकी स्मृतियां हैं, जो लेख हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? रिक्वायरमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। कि एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत चर्चा का विषय होता है कि मंगली आदमी की शादी मंगली से होनी चाहिए, ये आपने सुना होगा। लेकिन वो क्यों होनी चाहिए, उसके रिपरकेशन क्या है, क्या रीज़न होता है नहीं होने से, उसके क्या हालात बनेंगे, ये चीज़ जो है वो रिसर्च का विषय है कि आखिर वो क्यों हो रहा है। अब पिछले कई सालों में हम देखें तो वैदिक कल्चर को लेके अनुसंधान हो ही नहीं रहे हैं। तो जब अनुसंधान नहीं हो रहे हैं तो उससे संबंधित हम एविडेंस भी क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्लिनिकल एविडेंस जिसको कहते हैं। आपको याद होगा कि जब आप छोटे रहे होंगे उस जमाने में एमबीबीएस बहुत बड़ी तोप होता था। अब एमबीबीएस के बाद आप देखिए एमडी आ गया, डीएम आ गया, और मतलब अभी मैं बीच में सुन रहा था कि रेटिना स्पेशलिस्ट, पहले आई स्पेशलिस्ट होता था, अब रेटिना स्पेशलिस्ट अलग है, कार्निया स्पेशलिस्ट। कैसे हुआ ये संभव? ये संभव हुआ अनुसंधान कार्यों से। धीरे धीरे अनुसंधान हुआ, विकास हुआ और हम आज इस स्थिति पे हैं। तो आज सरकार को या समाज को ये चाहिए, जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको चाहिए कि इसको रिसर्च वर्क के तरफ ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि हम समाज में बेहतर से बेहतर कम्युनिकेट और बेहतर से बेहतर सुविधाएं एविडेंस के साथ दे सकें। आप क्रोसिन खाने के पहले, आप पैरासीटामोल खाने के पहले आपको डाउट नहीं होता, क्योंकि पैरासीटामोल जब मार्केट में आई उसके पहले लंबे अनुसंधान प्रक्रिया से गुजर के आई है कि इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका शरीर पर क्या प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव क्या होगा, तब जाके वो आई। तो सेम चीज वैदिक कल्चर के जो विषय है, ज्योतिष है, वास्तु है, आयुर्वेद है, स्थापत्य है। आयुर्वेद को लेकर तो अभी बहुत जबरदस्त क्रेज आया है आफ्टर कोरोना कि आयुर्वेद को बड़ा, गुरुजी हमारे बड़ा अच्छा शेर कहते थे कि जब तक बिका न था कोई मुझे पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तो कोरोना की जो क्राइसिस आई, उस क्राइसिस में आप देखिए
कि जो हाशिए पे डला विषय था आयुर्वेद, जिसको लोग कहते थे कि अरे बेकार का है, आज विश्व स्तर पे उस पे चर्चाएं चल रही है, विश्व स्तर पे उसकी एक्सेप्टेंस हो गई। तो अन्य विषयों के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है। तो ज्योतिष बेसिकली आंख का काम करता है। आपको आगे दिख रहा है, यदि आप आंख बंद करके चलेंगे तो कैसा होगा और आंख खोल के चलेंगे तो कैसा होगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने यहाँ पर कही है कि बिल्कुल इस ज्योतिष को समझना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी लाइफ ही परिवर्तित होती दिखाई देती है। ज्योतिष अगर पिछले ज़माने के हिसाब से देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं सिर्फ भविष्य गणना या जीवन दर्शन या फिर भविष्य दर्शन के तौर पर इसको आंका जाता था। लेकिन जिस तरह से जो आपने भी जिक्र किया, रिसर्च हुआ, अनुसंधान हुआ, तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ बदल कर सामने आ रही है। लेकिन ज्योतिष को लेकर अगर आज की परिवेश में देखा जाए तो कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, खास करके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ। देखिए, एक जमाना था कि ज्योतिष में एक छोटा सा स्थान कहलाता है, उसको लग्न कहते हैं। लग्न साधन मतलब कि पहला नंबर निकालना है, उस नंबर के बाद आपको बाकी चक्र में नंबर भरने होते हैं। इसको निकालने में 2 से ढाई घंटे लग जाते थे। आज जब आपका सॉफ्टवेयर आ गए, उसमें आपने डाला और विद इन अ सेकेंड आपको 30 और 40 सेकेंड जितनी आपकी स्पीड है उस हिसाब से आपको वो कैलकुलेशन मिल गए। तो आप देखिए समय बचा। दूसरा, ह्यूमन एरर बच गया। आप हाथ से भी गणित कर रहे हैं तो कहीं एक नंबर आपने गलत किया तो उसके इम्पैक्ट आपको लास्ट तक देखने में मिलेंगे। लेकिन चूंकि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, वो सिस्टम ड्रिवन है, तो ऐसी स्थिति पे वो गणनाओं में दिक्कत नहीं आ रही। परेशानी क्या आती है, गणित तो आपने कर लिया लेकिन उसका प्रेडिक्शन कैसे कर रहा है आदमी। ये ज्योतिषी और जो अन्य ज्योतिषी पे डिपेंड करता है कि उसके व्यक्तिगत अनुभव और उसका व्यक्तिगत इंस्टीट्यूशनल नॉलेज और एप्टीट्यूड और एटीट्यूड कैसा है। अब इसका आप प्रमाण समझिए। एक आप लिपिड प्रोफाइल अपना जो प्रोफाइल है, आपका मेडिकल जो रिपोर्ट है, वो लेके जाइए एक डॉक्टर के पास। वो पूरा देखेगा और सारे 4 डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे तो लगभग मैक्सिमम चीज़ें कॉमन मिलेंगी, मगर उपचार कई बार आप देखिएगा अलग मिलेगा। किसी डॉक्टर ने कहा है कि आप ये करिए और किसी डॉक्टर ने कहा ये करिए, लेकिन दवाइयाँ लगभग एक सी मिलेंगी। लाइन ऑफ एक्शन या जो आपकी लाइफ ऑफ एक्शन है वो शायद वो बदलाव कराए, तो वो बदलाव उसके व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे है। दवाइयाँ उसके इंस्टीट्यूशनल जो उसका एप्टीट्यूड है उसके कारण है। किसी भी बुखार में आप जाइए तो डॉक्टर मैक्सिमम आपको पैरासिटामोल लिखेगा, चाहे फॉर्मूला सेम है, दवाइयाँ अलग-अलग होंगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक ही बुक से पढ़ाई की है। उनकी ब्लू बुक एक ही है। अब ज्योतिष के पास आप जाइए, एक ज्योतिषी के पास ज्योतिष के बारे में जानने के लिए, अपने जीवन को जानने के लिए। तो चूँकि ये अभी तक जो उनके जो एप्टीट्यूड हैं वो डिफरेंट है। मतलब किसी ने व्यक्तिगत किसी गुरु से सीखा, किसी ने शौकिया शुरू कर दिया। आपने आज तक कभी सुना है कि शौकिया डॉक्टरी करता हूँ? प्रोफेशनल है वो, उसने अपना जीवन समर्पित किया है। उसने कठिन तपस्या के बाद, उस साधना के बाद उस विषय के बारे में बोलने का अधिकार रखा है। एक अधिवक्ता है, एक लॉयर है। वो भी अब बोलने के कोर्ट में बोलने के पहले उसने अपना एप्टीट्यूड मेंटेन किया है, तब जाके वो वहाँ खड़ा हो पाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय के लिए भी अभी रिक्वायरमेंट है कि एक वैदिक विकास बोर्ड, वैदिक विद्या बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें कि इन विषयों को जो डिलीवर कर रहे हैं समाज में, उनको भी उससे गुजरना पड़े, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़े, तो ये समाज में बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। बिल्कुल, और रिज़ल्ट की जब आपने बात कही तो सबसे ज़्यादा चिंता यही होती है कि भविष्य में हमारा रिज़ल्ट क्या है। क्योंकि चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, सब्जेक्ट को चयन करने को लेकर बात कर ली जाए कि आखिर भविष्य में मेरा रिज़ल्ट क्या रहना है, मेरा भविष्य कैसा होगा, कि इसको लेकर किस तरह के विषय मैं अपने लाइफ में चुनूँ। और एक जो सबसे बड़ा प्रश्न, आदमी भले ही सेटल हो जाए, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा बिजनेस भी करता रहे, तो जब सवाल आता है शादी को लेकर तो कहीं ना कहीं कई सारे भ्रम भी निकल कर सामने आते हैं, चाहे लड़की को लेकर बात कर लें, चाहे लड़कियों को लेकर बात करें। तो ऐसे में अगर ज्योतिष की मदद ली जाए तो क्या लगता है किस तरह के फैक्टर सामने आ सकते हैं, और अगर कोई बात सामने आती है या फिर किसी तरह का कोई एक बड़ा प्रश्न उनकी लाइफ में आता है तो इसके समाधान को लेकर किस तरह इसको आंका जा सकता है? आज का जो युग है वो युग विज्ञान का युग है। विज्ञान जो है वो मस्तिष्क में आता है और जो पराविज्ञान है वो आत्मा का विषय है। तो जो लोगों को समझ में आए वो अपन उस तरह से चर्चा को उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति जब पैदा हुआ, एक बच्चा जब पैदा हुआ, उसको विटामिन डी की डिफॉर्मेशन थी, है ना, या कैल्शियम की डिफॉर्मेशन थी, उसको निमोनिया था, कफ का प्रॉब्लम था। अब क्या इसमें कोई एडिटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको ऐसी चीजें, ऐसी दवाइयां, ऐसी व्यवस्था दी गई कि वो उससे रिकवर कर गया। राइट? अब सेम चीज है कि आपका जब आप पैदा होते हैं उस समय जो ग्रहयोग हैं, जो प्लैनेटरी पोजीशन है, उसके जो इफेक्ट हैं वो आप पे आएंगे ही और वो आजीवन रहेंगे। ऐसी स्थिति में उससे संबंधित रेमेडी अगिल, जैसे उन्होंने दवाइयां दी तो यहाँ भी दवाइयां हैं,
तो ज्योतिष में तीन मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। एक है मंत्रोपचार, मंत्रों के माध्यम से उपचार। तो मंत्र क्या है? मंत्र मीन्स फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव्स और वेलोसिटी के माध्यम से आप एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो जिससे वो आपके शरीर पे उसके प्रभाव हो जाते हैं। दूसरा है मंत्रोपचार के बाद औषधि उपचार। औषधि उपचार का मतलब है कि आप मान लीजिए पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि केले की जड़ आप धारण कर लो। उसमें भी वही वो है, लेकिन उसकी सेल्फ लाइफ कम है, तो आपको हर साल आपको वो बार बार प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तीसरा आता है मणि उपचार, जिसको आप रत्नोपचार के मान से सुनते हैं और काफ़ी आजकल चर्चा का विषय है, लोग उसको एडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो ये 3 रेमेडीज़ के साथ आप किसी व्यक्ति में वो चेंजेस कर सकते हो जो उसमें कमी है। मतलब दाल में यदि नमक कम है, तो आप चाहे भोपाल में खाइए, चाहे इंदौर में खाइए, चाहे इटली में खाइए, चाहे इस्तांबुल में खाइए, दाल में नमक कम है। तो जगह बदलना उसका विकल्प नहीं है, इंतज़ार उसका विकल्प नहीं है। उसका विकल्प है कि आप अपनी डाइनिंग टेबल से नमक उठाइए, उसमें डालिए और उसको मैनेज कर लीजिए। तो ऐसे ही ज्योतिष भी है कि यदि हमारे जीवन में किसी ग्रह का प्रभाव कमज़ोर हुआ है उस समय जब हमारा बर्थ था, और उस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, तो हमने उससे संबंधित मंत्रोपचार, औषधि उपचार और मणि उपचार आपको प्रोवाइड कर दिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने उदाहरण दिया एक दाल का, कि दाल में अगर नमक कम है तो उसके लिए जगहें ना बदली जाएँ, बल्कि उसका सॉल्यूशन निकाला जाए कि आखिर नमक कम है तो है क्यों, अगर नमक पास में तो उठा के लगा ली जाए। लेकिन जिस तरह से शेखर जी, एक सवाल ये भी निकल कर सामने आता है कि अब किसी बच्चे ने अपने करियर के लिए लेना उसको कोई दूसरा सब्जेक्ट था, लेकिन मैथ्स चुन लिया और शादी हो गई, हालांकि किसी और लड़की से शादी करना चाहता था या किसी और लड़के से शादी करना चाहता था। अब ये सारे कदम तो उठा लिए गए, तो नहीं लगता कि ज्योतिष में ऐसा कोई उपचार, जिस तरह से आपने भी 3 उपचार की बात कही है कि पत्नी बदल दो, पति बदल दो, ऐसा तो शायद पॉसिबल किसी की लाइफ में नहीं है। तो इसके लिए क्या कुछ पद्धति अपनाई जा सकती है या कोई ऐसा उपचार ज्योतिष के मुताबिक कि जिसका हल निकाला जा सके और जीवन जो है सटीक तरीके से जिया जा सके? मैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक बिल्कुल बिल्कुल व्यवहार है। जी। नॉर्मली जब दो दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उनके बीच में एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनता है। वैसे ही जब दो व्यक्ति जो कि पति पत्नी के तौर पे अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, तो उनके बीच में कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होने चाहिए। वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का मतलब है कि हम आपस में कुछ शर्तें रखते हैं। तो यदि हम वैदिक परंपरा में बात करें, तो जब हमारे यहाँ शादी होती है तो उसमें 7-5 वचन होते हैं कि इस शर्त, ये मेरी शर्त है कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, और वो पंडित जी कराते समय वो 7-5 वचन पढ़ते हैं। वो वचन हैं क्या? बेसिकली वो वही मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हैं जिससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है, और जब भी वो वचन टूटेंगे तो आपको परेशानी आएगी। अब इसको ले लीजिए, ज्योतिष के साथ अपन जोड़ते हैं। एक पति जो है वो गरम दल का है और पत्नी जो है वो नरम दल की है। तो अगेन साइंस का सिद्धांत है कि माइनस और प्लस में ही बॉन्ड बनेगा। 2 गरम आदमी झगड़ा करेंगे, 2 ठंडे आदमी जो है वो नीरस हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है शादीशुदा जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए, दैट इज कॉल्ड बेटर हाफ। है ना, वाइफ और हस्बैंड नहीं, बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब होता है कि मेरे जीवन को जो अधूरापन है वो ये पूरा करती हैं, और इनके जीवन को जो अधूरापन है वो मैं पूरा करता हूँ। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत है कि अधूरापन भी है, लेकिन 2 अधूरे मिलकर एक पूरा हो रहा है। तो जीवन एक्चुअली यही है। अभी हुआ क्या है कि हम जो नियंत्रण करने की जो एक मानसिकता हो गई है व्यक्ति की, हम लगातार चाहते हैं कि हमसे जुड़ा व्यक्ति परिवर्तित हो जाए, वो मेरी तरह हो जाए। आपको मैं आश्चर्य से बताऊंगा कि आपको भी आश्चर्य होगा, मैं दूसरा शेखर पांडे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। ऐसे ही आप अपनी तरह का कोई व्यक्ति अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपने लाइफ को, तो आप कैसा लोगे? बेटर हाफ, मतलब जो मेरी कमी को पूरा कर दे। अब ज्योतिष में क्या होता है कि हम कैसे करते हैं, इसमें काउंसलिंग भी आती है, समझाना भी होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि पहले अपने व्यक्तित्व को समझो, पहले अपने आप को जानो, और उस हिसाब से फिर आप एसोसिएशन में जाओ। एक व्यक्ति जो है वो सुबह 5 बजे, 5:30 बजे सूर्योदय के पहले उठ के पूजा करता है। अब उसको विवाह के पहले ये बात करनी चाहिए अपनी होने वाली पत्नी से कि भाई मैं सुबह 5 से 5:30 बजे उठता हूँ और शंख बजाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, या मैं पूजन करता हूँ, तो आपको इससे कोई असुविधा तो नहीं, मतलब आपकी लाइफस्टाइल में ये एक्सेप्टेड है या नहीं है? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी जो रिलेशनशिप में जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो हम नहीं लाते, और जब वो चीज़ें बाद में उद्घाटित होती हैं तो आदमी को लगता है मेरा तो जीवन तबाह हो गया। तो यहाँ पे ज्योतिष क्या कर रहा है कि हम जब शादी करने जा रहे हैं और हम अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल, तो एस्ट्रोलॉजी से एक व्यक्ति के आत्मा का, उसके मन का, उसकी डिजायर्स का, उसकी सोच का
एक खाका खिंच जाता है, दूसरा खाका लड़की का खिंच गया। अब आपने उस खाके के आधार पे ये देख लिया कि इनकी कंपैटिबिलिटी 60, 65, 70% भी बन रही है, तो ये लोग जीवन बेहतर जी लेंगे। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं कि इनको ऐसी कंपैटिबिलिटी मिल जाएगी वो 90 प्लस चली गई। तो अब वो कंपैटिबिलिटी देखें कैसे, तो वो उसका एस्ट्रोलॉजिकल एक पैरामीटर होता है कि इनकी ये कमियां हैं, इनके अंदर ये स्ट्रेंथ है, इनकी ये वीकनेस है। तो इन स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ आप लोग आपस में जुड़ पाओगे क्या? क्योंकि प्राय तौर पे कोई व्यक्ति अपनी कमियों पे बात नहीं करना चाहता। किसी को नहीं पता कि पेट में अपेंडिक्स हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि वो दर्द का कारण अपेंडिक्स है और वही उसका समाधान कर सकता है। तो वैसे ही ज्योतिष है कि ज्योतिष में आपकी जब कुंडली सामने आती है तो दोनों की कमियां, अच्छाइयां दोनों सामने आ जाती हैं, और उनको जब आप वो करते हो, कंपैटिबिलिटी चेक करते हो और आप सामने वाले से बात करते हो विद काउंसलिंग का पूरा वो सेशन है एक प्रकार का, कि क्या ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी या ऐसी लड़की के साथ आप जीवन जीने के लिए तैयार हैं, क्या ऐसे लड़के के साथ आप जीवन जी पाएंगे। तो यहाँ रिक्वायरमेंट काउंसलिंग की है। अब मान लीजिए शादी भी हो गई है, अब हो गई वो तो घटना है, इतिहास में जाके कोई एडिटिंग नहीं होती या उल्टे फेरे नहीं पड़ते कि भाई इसको खत्म करो। तो जो डिवोर्स केस बढ़ रहे हैं, आप देखिए जो पेशेंस लेवल कम हो रहा है, ये उसका परिणाम है, क्योंकि हम बदलाव चाहते ही नहीं, हम अपने में बदलाव नहीं चाहते, हम सामने वाले में बदलाव चाहते हैं। और गजब की बात है कि आपका अपनी प्रकृति पे तो नियंत्रण है, दूसरे की प्रकृति पे नियंत्रण नहीं है। यदि मुझे ये पता लग जाए कि मेरे किसी एक्ट से आप दुखी होते हैं और मैं यदि आपको प्रेम करता हूँ, आप मेरी लाइकिंग के हैं, आप मेरे प्रिय व्यक्ति हैं, तो मैं हर बार ये ध्यान रखूंगा कि आपके सामने ऐसा कोई काम ना हो जिससे आपको दुख पहुंचे। तो ये कहलाता है एडजस्टमेंट एंड सेक्रीफाइस। एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस जब नहीं होता, तब तीसरा एक वर्ड आता है अंग्रेजी का, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। और कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीवन में सबसे बुरी है। तो मैं कहूँगा आप सेक्रीफाइस मत करो, आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, बट आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि अब वो जीवन मिल चुका है, उसको जीना इसी से ऐसी तरीके से है। आप चाहे आप रो के बिता लो और चाहे हंस के बिता लो। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बात भी कही कि एक ट्यूनिंग मैच होना भी बेहद ज़रूरी है, किसी भी व्यक्ति को लेकर बात कर लें। लेकिन ये दो आपस में व्यक्तियों को लेकर बात हो गई, लेकिन कभी कभी कुछ लम्हे, कुछ वक्त ऐसा आता है कि सडनली डिसीज़न लेना पड़ जाता है हमको, और सडनली जब डिसीज़न लिया जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हिस्से में खुशियाँ तो आ ही जाती हैं, कुछ के हिस्से में जो है दुख भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हमेशा ज़िंदगी भर पछताता रहता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो क्या लगता है जब सडनली डिसीज़न लेने की ऐसी बात आती है, तो इन फ्यूचर जब कोई गलती या कुछ एक अपने पछतावे पर, जो गलती पर जो पछतावा यहाँ पर होता दिखाई देता है शेखर जी, तो क्या लगता है ज्योतिष के माध्यम से उसका कहीं ना कहीं समाधान निकाला जा सकता है? बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। वो है, अगेन मैं आपको कहूँगा, वो कहलाता है काउंसलिंग। काउंसलिंग कैसी है, कैसे भगवान राम जब पैदा हुए तो आप देखिए कि उन्होंने जीवन में सिर्फ कष्ट उठाया। उनके जीवन में जितने कष्ट थे, आप एक देखिए, एक सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, और इसीलिए शायद रामचरितमानस लिखी गई। उसी जगह देखिए द्वापर में भगवान कृष्ण आए, उन्होंने सगे भाई से सगे भाई को मरवा दिया कि धर्म की बात है, ये न्याय की बात है। तो दोनों एक आइडियोलॉजी है और दोनों डिफरेंट हैं। तो अब सेम चीज होती है कि जब आप अपने जीवन में कोई काम कर चुके हो तो उससे आपको अनुभव प्राप्त होंगे कि ये अच्छा था अनुभव या बुरा था। अनुभव बुरे होंगे, इस डर से आप प्रयोग करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि तो जीवन है, आपको हर दिन एक नया प्रयोग करना पड़ेगा, हर दिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास से होगा क्या, आपको अनुभव प्राप्त होंगे। एडिसन से जब ये कहा गया कि साहब आप अपने 900 से ज़्यादा बार प्रैक्टिकल में फेल हुए, तो अपनी फेल्यूर के बारे में बताइए, तो वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, मैं 900 ऐसे तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनता, और उन्हीं 900 तरीकों के कारण मुझे वो एक तरीका भी पता है जिससे बल्ब बनता है। तो जीवन भी तो प्रयोगशाला है, आपके पास विकल्प क्या है। तो मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को इतिहास में जाके आप नहीं सुधार सकते, लेकिन उसके रिपरकेशन जो आपको भविष्य में मिल रहे हैं, आप उस पर नियंत्रण कर सकते हो। जो यात्रा आप जी चुके हो, जो यात्रा आप कर चुके हो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य की यात्रा पे डूज और डोंट्स डिसाइड कर सकते हो कि भविष्य में ये चीजें ना हो और ये चीज हो, ताकि गलती रिपीट ना हो। और इसमें ज्योतिष मदद करता है, इसमें दोनों की कंपैटिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने में वो सहायता देता है। वे अगेन जो मैंने आपको बताया कि वो तीनों उपचार हैं, इसमें उपचार के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये तीन ही उपचार हैं। कि एक डॉक्टर को दवाई भी खिलानी होगी तो उसके पहले वो डायग्नोस्टिक सेंटर आपको भेज के पहले आपका चेक कराएगा, देन आप उसके बाद डिसाइड करेगा कि आपको क्या दवाइयाँ, आपका शरीर किस लायक है। यहाँ भी सेम है, लेकिन ये संभावना है। इवन आपको बताया, अभी आपने एक प्रश्न किया था बीच में, वो छूट गया हमारा, कि करियर,
आज एक बच्चा कैसे डिसाइड करता है कि हमको फलाना विषय चुनना है? वो आप देखिए बाहरी दबाव में है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं कि नहीं मैं तो यही पढ़ूंगा, मैं तो यही करूंगा। जिनके पास वो हठ है, वो जिद है, इसका मतलब उनका आत्मबल बड़ा है। उनके की प्लैनेट उनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है कि वो आसपास उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, हमको तो यही काम करना है। अब जो जिनका आत्मबल कमजोर है, कुंडली में आत्म तत्व का जो भाव है, आत्मबल का जो भाव है, सोल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो, यदि वो कमजोर है तो वो क्या करेगा? दोस्तों के साथ खड़ा हुआ, बोले मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, तो उसने फादर से बात कर ली कि भाई हम भी पापा इंजीनियरिंग करेंगे। अब वो इंजीनियरिंग करने तो चला गया, लेकिन उसके अंदर नेचुरल एप्टीट्यूड तो था ही नहीं, तो वहां सर्वाइव नहीं कर पाता। फिर वो वहां ड्रॉप करता, फिर कुछ नया ढूंढता, फिर वो ड्रॉप करता, कुछ नया ढूंढता। अब यहाँ पे ज्योतिष बड़ा जोरदार रोल प्ले करता है। आपके नेचुरल एप्टीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल एप्टीट्यूड। नेचुरल एप्टीट्यूड का मतलब प्रकृति ने आपको जिन योग्यताओं से आपको नवाजा है, उस योग्यताओं को ज्योतिष के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसी क्षेत्र में आपको मार्गदर्शन दिया जा सकता है कि आप जो है वो सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हैं, कि आप जो है व्यवसायी के तौर पे जा सकते हैं, आप एक सेना में आप भर्ती हो सकते हैं, मतलब यूनिफॉर्म फोर्स में। तो एक रुझान मिलता है बेसिस ऑन प्लैनेटरी पोजीशन एंड देयर इम्पैक्ट्स। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शेखर जी, जिस तरह से आपने एक बात कही कि कोई मरीज़ अगर डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसको देखता है, चेकअप करता है, फिर डायग्नोस्टिक सेंटर भी पहुंचाता है ताकि रिपोर्ट क्या आ रही है उसके हिसाब से उसका आगे का उपचार किया जाए। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ ज्योतिष को लेकर, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक सेंटर और इंसान की लाइफ में जो है ग्रह उसके लिए डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, खास करके भविष्य के लिए। तो इसको क्या आंका जा सकता है इस तरह से? हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, जैसे इसका मैं आपको एक मतलब एक प्रूवन आपको एग्जांपल देता हूँ। इस पूरी दुनिया में जितना विज्ञान में काम चल रहा है, ये साबित हो चुका है कि जो हाई टाइड और लो टाइड आते हैं, जो ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, उसका मूल कारण चंद्रमा है। जब पूर्णिमा आती है तो हाई टाइड आते हैं, जब अमावस्या आती है तो लो टाइड आते हैं। हमारे ऋषि मुनि और जो वैदिक कल्चर के विद्वान थे, वो जमाने पहले लिख गए कि चंद्रमा जो है वो जल तत्व को प्रभावित करता है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। तो जैसे जल में उथल पुथल होती है, वैसे ही तो मन में उथल पुथल होती है। अब चंद्रमा की यदि कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें आपके मन में उथल पुथल होने वाली है और उसको समझने वाला व्यक्ति आपके साथ है, मेंटर आपका साथ है, आपका ज्योतिषी आपके साथ है, तो वो ये बता देगा कि आने वाले 2.5 दिनों या 5 दिनों में आप कोई निर्णय मत लीजिएगा, चाहे कितना ही कुछ हो। अब जब आपको गाइडेंस मिल गई है, तो आप अपने दिमाग में रख के चलेंगे कि मुझे इस समय नहीं करना क्योंकि अनुकूल नहीं है। हाई टाइड है तो गवर्नमेंट कहती है ना सी कोस्ट पे कि भाई आप समुद्र में नाव लेके ना जाएं, इससे हानि हो सकती है। और उसके बाद भी आप समुद्र में लेके नाव उतर रहे हो, तो इट्स योर चॉइस। आपकी ये वाली बात से मुझे वो बात याद आ रही है आचार्य जी कि जिस तरह से आपने कहा कि सरकार ने इस बात को लेकर अनाउंस कर दिया कि भाई मौसम ऐसा चल रहा है, इसलिए आपके लिए जो ये मौसम सूटेबल नहीं हो सकता, इसलिए नाव ना लेके जाएं या बाहर ना निकलें। लेकिन ज्योतिष के मुताबिक अगर देखा जाए, क्योंकि कई सारे ज्योतिष आचार्य वो यही कहते नज़र आते हैं, आपके जो कैलकुलेशन किया गया उसके मुताबिक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या आपके भाग्य में एक्सीडेंट होना लिखा है, या यूँ कहा जाए कि कहीं ना कहीं धारदार हथियार से चोट होना भी लिखा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक भ्रम या एक डर सा इंसान के दिल में बैठ जाता है। तो उसको कैसा देखा जाए? आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा इस प्रश्न पे। जीवन में हर ऐसे व्यक्ति से आप दूर हो जाइए जो आपको भयग्रस्त करता है। सचिव, वैद्य और गुरु। सचिव मतलब लीगल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, एनी काइंड ऑफ एडवाइजर। वैद्य मतलब डॉक्टर और गुरु मतलब मेंटर, गुरु। ये लोग बूस्टर हैं, ये आपको निचोड़ने का काम नहीं कर सकते। यदि ये व्यक्ति हमें समस्या बता रहे हैं भयग्रस्त करने के लिए, तो हमें इनसे दूर होना है। यदि यही व्यक्ति हमें समस्या बता रहे हैं कि ये समस्या है और इसका समाधान ये है कि आप अपने आप को तैयार रख सकते हैं, जैसे कि यदि आपका समय आने वाले समय में अनुकूल नहीं है तो उसके साथ अनुकूलता कैसे स्थापित की जाए, तो हमें अपने जीवन में उन लोगों को एसोसिएट करना चाहिए, उनके साथ आपको रहना चाहिए जो परेशानी तो बता रहे हैं कि ये दिखती है लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है, और आप अपनी रूटीन लाइफ में ऐसा करिए।
बिल्कुल। और एक शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि कहीं न कहीं इंसान की लाइफ में प्रोफ़ेशन को लेकर बात कर लें या फिर शौकिया तौर पर कोई कदम उठाने को लेकर बात कर लें। आपको भी 27 साल जो है ज्योतिष के क्षेत्र में यहाँ पर होते दिखाई दे रहा हूँ। काफ़ी सफल रहे हैं 27 साल। इस बीच आपने कई सारे तरीके से जो है रिसर्च भी किया है ज्योतिष पर और कई सारी चीज़ों को लेकर अनुभव महसूस करते हुए लोगों को सही सटीक सजेशन भी यहाँ पर दिए। तो क्या लगता है 27 साल के आपके इस सफ़र में जो प्रोफ़ेशन की बात हो या फिर शौकिया तौर पर अगर बात की जाए तो इसको कैसे आंकने को देखा है आप, किस तरह से आंका है आपने? देखिए जो प्रेम शब्द है जी। वो प्रेम किसी व्यक्ति बस से नहीं होता, आपको विषय से भी होता है। जब आपको किसी विषय से प्रेम हो जाता है, तो वो जब आप उसमें समय बिताते हो, तो पहला चीज़ तो समय का पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, खाना खाया या नहीं खाया। ये प्रेम है। तो जीवन में जब आप किसी विषय से प्रेम करते हो और आप उसमें डूबे रहते हो, तो वही विषय आपको नए-नए आयाम दिखाता है। तो मैं अपने जीवन में भी कहूँ कि मेरे बैकग्राउंड में जो है वो ज्योतिष एक्चुअली हमारे पिता, बाबा, परबाबा और एंसेस्टर जो थे, उनसे हमको आया। उसी को इंस्टीट्यूशनल हमने सपोर्ट लिया, मतलब उसी से ग्रेजुएशन ज्योतिष में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योतिष में किया और डिसर्टेशंस लिखे। तो इससे होता क्या कि एविडेंस क्रिएट होते हैं और आज का जो युग है वो प्रमाण माँगता है। तो हम इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम इस विषय को लेके भी एक क्राइटेरिया डिसाइड करें, एक वैदिक विद्या बोर्ड की स्थापना करें जिसके माध्यम से, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो प्रजा है मीन्स जो जनता है, जनता तक कोई भी चीज़ यदि जा रही है तो वो माध्यम फ़िल्टर होके जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ना जाए। अब आप देखिए कितने ऐड आते हैं पेपरों में कि ये वशीकरण करिए, वो करिए, फलाना करिए। अब ये हो क्या रहा है? ये मिथ है। आप किसी को प्रयास करके अपने साथ आजीवन जोड़ के नहीं रख सकते। आप उसको किसी बंधन में बांध के आजीवन जोड़ के नहीं रख सकते क्योंकि वो तो बंधा हुआ है। जिस दिन वो बंधन से मुक्त होगा उस दिन आपसे टूट जाएगा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं समाज में, जो एक मिथ फैल रहे हैं, इसको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मतलब बिल्कुल, मैं 27 साल बिल्कुल। के अनुभव से यदि कहूँ। बिल्कुल, मिथ वाक़ई बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर न सिर्फ मिथ हुए बल्कि जिस तरह से कहा जाता है शेखर जी कि झोला छाप डॉक्टर्स की तरह कहीं न कहीं झोला छाप ज्योतिष भी अब कोने-कोने में बैठे हुए यहाँ पर मिलते हैं। उनसे बचने के लिए क्या किया जाए? एक छोटा-सा जवाब। हाँ, ये बड़ा बढ़िया प्रसंग है। जब आप एक डॉक्टर को दिखाने जाते हो अपने तबीयत को, तो आप एटलीस्ट उसके ना बोर्ड में देखना चाहते हो एमबीबीएस तो लिखा हो, एटलीस्ट एमबीबीएस। आजकल हालाँकि आदमी एमडी और डीएम की बात करता है। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिले, इवन मैं कहूँ कि कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ सांप्रदायिक कोई व्यक्ति है ना? जिसको अपन क्या धर्मगुरु कहते हैं। आप किसी धर्मगुरु से भी मिले तो आप इससे ये ज़रूर जानने की कोशिश करें बिना संकोच के कि आपका अध्ययन अध्यापन कहाँ से है? आपने ये चीज़ कहाँ से प्राप्त की? मतलब क्योंकि देयर आर नो सर्टिफिकेशन ना। तो अब एक डॉक्टर आप देखिए कितने सम्मान के साथ उसके पीछे या राइट लेफ्ट में उसकी डिग्री, उसका कॉलेज, उसकी यूनिवर्सिटी, वो प्राउड फील करता है कि मैंने वहाँ से अचीव किया है, मैं वहाँ था। तो इस क्षेत्र में भी आप यदि किसी से भी मिलें तो उस व्यक्ति के इतिहास के बारे में ज़रूर जानें। और दूसरा एक सजेशन मैं ज़रूर दूँगा कि जिस व्यक्ति ने अपने विषय में मिनिमम 12 साल से लेके 24 साल यदि नहीं दिए हैं, कृपया इनसे परहेज करें। ये आपके ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं और इसका नुकसान आपको झेलना है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा मैसेज जो है यहाँ पर आचार्य शेखर जी ने यहाँ पर दिया है कि प्रैक्टिकल करने वाले ज्योतिष आचार्यों से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि अगर इनके चंगुल में आप फंस गए तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान, भविष्य संवारने के बजाय भविष्य बिगड़ सकता है। शेखर जी आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ज्योतिष आचार्य वाकई जिस तरह से गणना करके एक सटीक जानकारी देते हैं और उसी के आधार पर अगर कदम उठाए जाएँ तो कहीं ना कहीं एक हैप्पी लाइफ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर जुड़ती नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा गलत डिसीज़न आपको जो है दुख भी दे सकता है और एक किसी बड़ी मुसीबत पे फंसा भी सकता है। लेकिन सही ज्योतिष आचार्य को पहचान कर उनके पास जाकर ही अपने भविष्य की गणना कराएं। और जिस तरह से शेखर जी ने भी ये बात कही है कि झोला छाप जो ज्योतिष आचार्य होते हैं उनसे बचना चाहिए, उनके अनुभव और उनके इतिहास को जानकारी उनसे कुछ सजेशन लेने चाहिए। 3 तरह के इलाज का जिक्र भी यहाँ पर उन्होंने किया और किस तरह भविष्य संवारने को लेकर उचित कदम उठाए जा सकते हैं इसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी खूबसूरत बात यहाँ पर की है। और आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।